हमारा जो पहला चैप्टर था, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मैं चैप्टर कल डिस्कस किए थे कौन कौन से सिलेबस हम कवर करेंगे। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो रहेगा हमारा कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है। हम सबसे पहला चैप्टर देखेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ राजस्थान देखिएगा आप। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान बना किन किन भौगोलिक भागों से हैं, किन किन से मिलकर राजस्थान का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो चीज देखते हैं। अगर मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं कि ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर हम जनरली देखें तो दो प्रकार की हमें स्थलाकृति देखने को मिलती है। एक हमें मिलेगा एक तो मिलेगा स्थलीय भाग और एक मिलेगा हमें जलीय भाग। जो जलीय भाग है वो पूरे पृथ्वी के टोटल भाग की बात करें तो 71% पर जलीय भाग फैला हुआ है, और अगर हम स्थलीय भाग की बात करें तो 29% भाग पर हमारा जो स्थल है वो फैला हुआ है। ये हमारी पृथ्वी की थोड़ी बहुत लोकेशन है। अगर मैं इसमें बात करूं कि कितना तो स्थलीय भाग है और मैं बात करूं कि कितना इसमें जलीय भाग है, स्थलीय भाग की बात करें तो यह है 29%, और जलीय भाग की बात करूं तो जो जलीय भाग है वो है 71%। ये मोटा मोटा सा अपने पृथ्वी का स्टार्टिंग का था कि पृथ्वी कैसे डिवाइडेड है, कैसे कैसे अपने फॉर्मेशन में बनी हुई है। हुआ क्या कि कालांतर में पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ में कुछ भौगोलिक घटनाएं होती है। जैसे हम पढ़ते हैं भूकंप वगैरह आते हैं, ज्वालामुखी वगैरह आते हैं, तो उन्हीं भौतिक घटनाओं की वजह से जो आंतरिक भूगर्भिक घटना हुई, तो उन आंतरिक भूगर्भिक घटनाओं के कारण जो ये स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग बेसिकली दो भागों में डिवाइड हो गया, टूटकर ये दो भागों में डिवाइड हो चुका था। दो भाग कौन कौन से बने थे इसके? एक जब ये बीच में टूटकर अलग हुआ तो एक भाग उत्तर वाला हो गया और एक भाग दक्षिण वाला हो गया। ये जो 29% वाला भाग था ये दो भागों में डिवाइड हो चुका था। अब एक ऊपर स्थलीय भाग हो गया और एक नीचे स्थलीय भाग हो गया। अब देखना, जब मैंने वो पहले वाला डायग्राम बनाया था तो उसमें दो भाग बनाए थे। अगर मैं इसको यहां से ब्रेक करता हूं तो ये जो जलीय वाला भाग है वो बीच में जाएगा, और बीच में जाने के बाद यहाँ पर एक अलग ही आकृति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर भी जलीय स्थिति या जलीय भाग उत्पन्न हो जाएगा, और इधर ये जलीय भाग था ही पहले से, तो इसका ही थोड़ा बहुत भाग एक्सटेंशन होकर स्थलीय भाग के मध्य भी चला जाता है। अब जाकर हमने इनको अलग अलग नाम देना प्रारंभ किया। एक भूगोलवेत्ता हुआ है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने ऐसा कहा कि जो इसका उत्तर वाला भाग था, जो उत्तर में गया, इसका नाम हमने रख दिया था अंगारा लैंड। इसको हमने बोलने लगे अंगारा लैंड। और इसका जो दक्षिण वाला भाग है इसको बोलने लगे हम गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भागों में विभाजित हो गया जो स्थलीय भाग था। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच में जो ये भूसन्नति बनी, इस भूसन्नति को हमने एक नया नाम देना प्रारंभ किया। इस भूसन्नति वो चीज होती है कि दो स्थलीय भागों के मध्य जो सकरा जलराशि उपस्थित रहती है, जो सकड़ी जलराशि उपस्थित रहती है, उसे हम भूसन्नति बोलते हैं। और हमने इस भूसन्नति का जो नाम रखा था वो भूसन्नति थी 33 सागर। अब यहां से हमारे माइंड में कौन सी कहानी क्रिएट हुई है कि पहले हमारी पृथ्वी पर ओनली दो भाग थे, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग, लेकिन कुछ आंतरिक भूगोलिक जो घटनाएं थी, भूगर्भिक घटनाएं, उनकी वजह से हमारे सामने तीन नए भाग सामने आ गए, एक अंगारा लैंड, एक 33 सागर और एक गोंडवाना लैंड। अब इन्हीं तीनों भागों में से राजस्थान की उत्पत्ति किन किन भागों से मिलकर हुई है वो चीज देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो हमने दो भाग देखे थे, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग, इन स्थलीय भाग और जलीय भाग में से जो ये स्थलीय भाग था, इस स्थलीय भाग को जो अल्फ्रेड वेगनर नाम का भूगोलवेत्ता हुआ है, इन अल्फ्रेड वेगनर ने इस स्थलीय भाग को एक अलग नाम भी दिया है।
ये बोलते हैं कि स्थलीय भाग को इन्होंने नाम दिया है पेंजिया। स्थलीय भाग को इन्होंने नाम दिया था पेंजिया, या इनको ही हम अध्ययन की दृष्टि से बोलते हैं महाद्वीप। इन्हें ही हम अध्ययन की दृष्टि से महाद्वीप भी बोल देते हैं। दो जो ये स्थलीय भाग था, सॉरी जलीय भाग, इस जलीय भाग को अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया है पेंथालासा। इसे नाम दिया है पेंथालासा, और इसे ही हम अध्ययन की दृष्टि से बोल देते हैं महासागर। ये बेसिक जानकारी है जो पृथ्वी पर भौगोलिक आकृतियां फैली हुई है। जो स्थलीय भाग था उसको अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया पेंजिया, जिसको हम अध्ययन की दृष्टि से बोलते हैं महाद्वीप। जो जलीय भाग था उसको अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया पेंथालासा, जिसको हम अध्ययन की दृष्टि बोलते हैं महासागर। बाद में जब इसमें कुछ भौगोलिक घटनाएं हुई, उसकी वजह से जो ये स्थलीय भाग था वो टूटकर दो भागों में विभाजित हो गया। एक बन गया अंगारा लैंड और एक बन गया गोंडवाना लैंड। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच जो भूसन्नति उत्पन्न हुई, जो जलराशि इकट्ठी हुई, उसको हमने एक नया नाम दिया और वो कहलाया तैतीस सागर। क्लियर यहां तक बात? अब मैं आगे चलूं तो राजस्थान की उत्पत्ति बताने से पहले मैं हल्की सी जानकारी आपको भारत के बारे में बताऊंगा, जो भारत की स्थिति उसके बारे में बताएंगे। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारा जो प्यारा भारत है वो कुछ इस प्रकार से स्थित है। इसमें थोड़ा बहुत भाग, अगर मैं बात करूं, जो हिमालय है हमारा, वो हिमालय यहां फैला हुआ है। हिमालय की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। ये जो हिमालय की स्थिति है, इस हिमालय का जब हमने भौगोलिक अध्ययन किया तो हमें यह प्राप्त हुआ कि जहां तक हिमालय है, ये हिमालय से हमें 33 सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। हिमालय से हमें 33 सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको हल्का सा पीछे वाले डायग्राम पे लेकर चलता हूं कि हमें 33 सागर से अवशेष प्राप्त होते हैं हिमालय के। और अब हम 33 सागर के नीचे चलेंगे, क्योंकि भारत का बाकी भाग 33 सागर के नीचे है। इसके नीचे चलेंगे तो बाकी का भाग बना हुआ है गोंडवाना लैंड से। बाकी का भाग गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। तो मैं सिंपल सा आपको बात बताऊं कि भारत की थोड़ी बहुत उत्पत्ति अंगारा लैंड से हुई है, लेकिन अधिकांश उत्पत्ति 33 सागर से और गोंडवाना लैंड से ही मानी जाती है। अगर भारत की उत्पत्ति 33 सागर और गोंडवाना लैंड से मानी जाती है तो राजस्थान की उत्पत्ति भी 33 सागर और गोंडवाना लैंड से ही मानी जाती है। यानी कि हम जब राजस्थान पढ़ेंगे तो राजस्थान में बेसिकली जितने भी भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, जितनी भी स्थलाकृतियां पढ़ेंगे, उनमें केवल दो ही चीज देखेंगे, एक 33 सागर और एक गोंडवाना लैंड। किस किस से कौन कौन सा भाग बना है वो चीज डिटेल से देखेंगे। क्लियर यहां तक बात? अब अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जो राजस्थान के हम एक चैप्टर रहेगा हमारा फिजिकल डिवीजन, भौतिक प्रदेश, तो बेसिकली हम राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। उन चारों भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति किन किन भागों से हुई है, एक बार उनको डिटेल से देखते हैं। देखो मैंने अभी बताया कि जो राजस्थान की उत्पत्ति थी उसमें हमने 2 भाग देखे थे। एक भाग था गोंडवाना लैंड और एक भाग था 33 सागर। गोंडवाना लैंड और 33 सागर, ये 2 भाग थे, 33 सागर और गोंडवाना लैंड। मैं जब आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा तब 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। उन 4 में से जो 2 प्रकार के भौतिक प्रदेश है उनकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से, और जो 2 प्रकार के भौतिक प्रदेश है उनकी उत्पत्ति हुई है 33 सागर से। तो कौन कौन से भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है उनके बारे में देखते हैं। तो एक हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अरावली। अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। और एक हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार बोल दो, तो इसकी उत्पत्ति भी किससे मानी जाती है? गोंडवाना लैंड से ही मानी जाती है। 2 भौतिक प्रदेश तो ये वाले हो गए। 2 भौतिक प्रदेश और बचते हैं जिसमें से उन दोनों भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति 33 सागर से ही मानी जाती है। एक भौतिक प्रदेश है मरुस्थल या बोल दो थार का मरुस्थल, और एक भौतिक प्रदेश आएगा हमारे पूर्व का मैदान। पूर्व का मैदान। ये 4 भौतिक प्रदेश है जिनमें अलग अलग भागों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति गोंडवाना लैंड, 33 सागर। गोंडवाना लैंड से 2 भौतिक प्रदेश बने हैं, अरावली, हाड़ौती का पठार।
तैतीस सागर से भी दो भौतिक प्रदेश बने हैं, मरुस्थल और पूर्व का मैदान। इसमें एक सिंपल सी बात और बताता हूं मैं आपको। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीन है और राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे नवीनतम है। उसकी हल्की सी बात कर लेते हैं। याद रखना, जो अरावली वाला भाग है, ये अरावली वाला भाग सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। सबसे प्राचीनतम भाग है अरावली वाला भाग। और सबसे नवीन भाग कोई माना जाता है तो वो है पूर्व का मैदान। ये सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, ये सबसे नवीनतम है और वो सबसे प्राचीन है। नवीनतम तो इसलिए क्योंकि मैदान हमेशा नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं और नदियां हर साल बहती है और हर साल नए मैदान का निर्माण करती है, इसलिए मैदान सबसे नए होते हैं। और पहाड़ या पर्वत प्राचीन समय से बने हुए हैं और तब से बने थे। तो अरावली, हम जब अरावली पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, कौन से काल में हुई थी, कब बनी थी, सब चीजें देखेंगे। अभी तो आप इतना याद रखो कि अरावली सबसे प्राचीन है और पूर्व का मैदान सबसे नवीनतम है। अब ये तो हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात की, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार से राजस्थान के कौन से भाग की उत्पत्ति हुई है, भारत के गंगा के मैदान से कौन से भाग की उत्पत्ति हुई है। अगर गंगा के मैदान के बारे में पूछता है तो आप सिंपल सा बता भी सकते हो, लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। हम अगर आप भारत का भूगोल पढ़ते हो तो भारत के भूगोल में 6 भौतिक प्रदेश आते हैं बेसिकली। हमें उनका डिटेल से नहीं पढ़ना, आप एक बार नॉर्मली याद रखना। उन 6 भौतिक प्रदेशों में से जो 3 भौतिक प्रदेश हैं, उन 3 भौतिक प्रदेशों के अवशेष हमें राजस्थान में मिलते हैं। एक भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और एक भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। और एक भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है गंगा का मैदान, या उत्तरी विशाल मैदान बोल दो, उत्तरी विशाल मैदान ही बोल दो आप इसको ना, वही ठीक रहेगा, उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान। तो हालांकि भारत में हम 6 भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, उसमें 6 भौतिक प्रदेश आते हैं, लेकिन राजस्थान की दृष्टि से केवल ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनकी ही बात करते हैं। हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल और उत्तरी विशाल मैदान में से, तो इसके अलावा जो 3 बचे हैं वो हैं कि एक में आ जाएगा अपने तटीय मैदान, एक में आ जाएगा अपने ये हिमालय, और एक में आ जाएगा द्वीप समूह। ये 6 होते हैं ये, इन सबको हम वो देखते हैं। आगे देखो, प्रायद्वीपीय पठार के कौन कौन से भाग राजस्थान में फैले हुए हैं, 2 भाग बताता हूं मैं आपको। एक जो अरावली है, उस अरावली को भी हम प्रायद्वीपीय पठार का भाग समझते हैं, और एक है हाडोती का पठार। ये जो हाडोती का पठार है इसको भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग समझते हैं, हाडोती का पठार। मरुस्थल वाला तो नॉर्मल जो मरुस्थल है वही इसका भाग है, मरुस्थल का विस्तार है जो नॉर्मली इसका ही भाग है। और जो उत्तरी विशाल मैदान है, इसका जो भाग राजस्थान में है वो है पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान। अब देखना, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो कितना ट्विस्ट वाली बात आएगी। यहां पर जो भारत के 3 भौतिक प्रदेश है, भारत के 3 भौतिक प्रदेशों का विस्तार कहां है, राजस्थान में है। कौन कौन से? प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, उत्तरी विशाल मैदान। लेकिन राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं। भारत के कितने भौतिक प्रदेश? 3। राजस्थान के कितने हैं? 4। और 3 का नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये सिंपल सा जो डिवाइडेशन है वो कर रखा है हमारे राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। तो हमने सारी बात देखी उत्पत्ति में, तो एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं सरसरी नजर से। तो ये हमने देखा था पहले स्थलीय भाग, स्थलीय भाग को जो 29% है, और हमने देखा था जलीय भाग जो 71% है। अल्फ्रेड वेगनर ने इस स्थलीय भाग को पेंजिया नाम दिया, जिसको हम अध्ययन की दृष्टि से महाद्वीप कहते हैं। और उन्हीं भाई साहब ने, अल्फ्रेड वेगनर ने ही इस जलीय भाग को पेंथालासा नाम दिया, जिसको हम अध्ययन की दृष्टि से महासागर बोलते हैं।
इसके अलावा जब ये स्थलीय भाग आंतरिक भूगर्भिक घटनाओं के कारण टूटा तो टूटकर ये दो भागों में डिवाइड हुआ, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच कुछ जलराशि का जमाव हुआ जिसको हम भूसन्नति के नाम से जानते हैं, और इस भूसन्नति को हम अध्ययन की दृष्टि से बोलते हैं तैतीस सागर। तो हमारे सामने तीन आकृतियां आ गई थी। इन तीन आकृतियों में से हमने देखा कि भारत की राजस्थान की उत्पत्ति कौन कौन से भाग से मिलकर हुई है। तो हमने पाया कि जो हिमालय है, हिमालय में हमें तैतीस सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। हिमालय से जब नीचे बढ़ेंगे तो हमें गोंडवाना लैंड के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो भारत की उत्पत्ति भी इन दोनों भागों से हुई है। तो नो डाउट राजस्थान की उत्पत्ति भी इन्हीं दोनों भागों से होगी। अब इसके अलावा आगे बात करें तो हमने देखा दो भाग थे, एक तो गोंडवाना लैंड था और एक तैतीस सागर था। गोंडवाना लैंड में अरावली और हाड़ौती का पठार था, और इधर तैतीस सागर में मरुस्थल और पुरव का मैदान था। जो अरावली था वो सबसे प्राचीनतम था, और जो पुरव का मैदान था वो सबसे नवीनतम था। हमने ये बात देखी थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो भारत के भौतिक प्रदेश है, उन कौन कौन से भारत के भौतिक प्रदेशों का विस्तार राजस्थान में मिलता है। तो देखा था प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल और उत्तरी विशाल मैदान। प्रायद्वीपीय पठार में दो भाग थे, अरावली, हाड़ौती का पठार। मरुस्थल में मरुस्थल ही था, और उत्तरी विशाल मैदान में पूर्व का मैदान था। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर का नाम था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट होने के बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर रहता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। हम उसको शुरू करते हैं ना। ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं रहता है, इसमें जो जानकारी जितनी रहती है उत्पत्ति के बारे में वो सारी जानकारी बता दी है। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा वो रहेगा राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। देखिए बना, थोड़ा तसल्ली से समझना, एक बार आराम से समझाएंगे और फिर एक एक चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। देखिए दो शब्द लिखे मैंने यहां पर, एक शब्द लिखा है मैंने स्थिति और एक शब्द लिखा है मैंने विस्तार। पहले इनको देखते हैं आखिरकार ये दोनों शब्द है क्या। अगर मैं स्थिति की बात करूं तो स्थिति में हम दो चीज पढ़ेंगे। एक देखेंगे हम अक्षांश, अक्षांशों के बारे में डिटेल से देखेंगे, और एक देखेंगे हम देशांतर, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। स्थिति में हम दो चीज देखेंगे, एक अक्षांश और एक देशांतर। अगर मैं बात करूं विस्तार की तो विस्तार में बेसिकली हम तीन चीज देखेंगे। एक देखेंगे क्षेत्रफल, कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कितना फैला हुआ है। एक देखेंगे हम आकार, कि राजस्थान का कौन सा आकार है या कौन सी आकृति है। और एक देखेंगे हम इसकी सीमा, किसकी सीमा, राजस्थान की सीमा ना। तीन चीज देखेंगे। स्थिति में अक्षांश देशांतर देखेंगे, विस्तार में क्षेत्रफल देखेंगे, आकार देखेंगे और सीमा के बारे में देखेंगे। ये हमारा चैप्टर का जो रहेगा सारांश वो इस तरीके से रहेगा। हम सारा कुछ ऐसा पढ़ेंगे। इसमें हम शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान की स्थिति से बारे में। और स्थिति में भी मैंने दो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, एक लिखा है अक्षांश और एक लिखा है देशांतर। थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिएगा। मैं अक्षांश के बारे में समझाता हूं पहले आपको। एक मिनट देखो, पहले बताता हूं अक्षांश। जो अक्षांश है वो किसे कहते हैं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जो आड़ी लाइन होती है उन्हें अक्षांश कहते हैं, और आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आंसर आ रहा होगा कि सर जो खड़ी लाइन होती है उन्हें देशांतर कहते हैं। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन सर न्यूज़ोग्राफी कंप्लीट करवाओगे, हम नोट्स बना ले। हाँ, न्यूज़ोग्राफी कंप्लीट होगी एकदम शानदार तरीके से। आप बस तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सर मैं एलडीसी की तैयारी, हाँ पक्का। एलडीसी क्या मतलब कि आपको उस तरीके से सोल्व करवाई जाएगा कि आप राजस्थान कांस्टेबल से लेकर अगर आप आरएस तक का भी एग्जाम देते हो तो सारा कवर होगा। बस आप जिस तरीके से नोट्स बनाए जा रहे हैं बोर्ड पर, उसी आधार पर बनाइए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जो डाउट हो पूछिए, वो आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा। आपको नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे
जो डाउट हो आप पूछ लेना, बेझिझक आपको सारे डाउट क्लियर कराए जाएंगे। तो मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में बता रहा था कि सिंपल सा जब क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तो उनका यही आंसर रहता है कि सर जो आड़ी लाइन होती है उन्हें अक्षांश कहते हैं और जो खड़ी लाइन होती है उन्हें देशांतर कहते हैं। हाँ, आपकी बात सही भी है, बट हम एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते हुए अगर उसको सही वे में आंसर करें तो फिर सही रहेगा काम, है ना। अपन देखते हैं पहले कैसे अक्षांश रहेगा, कैसे क्या कहता है। अक्षांश पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण में, कहां से, उत्तर से दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है, सॉरी देशांतर कहलाती है। पृथ्वी पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। बात समझ में आई क्या डेफिनेशन बोली मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूं कि पृथ्वी पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। नरोत्तम सर की क्लास कब से स्टार्ट होगी? नरोत्तम सर अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं जयपुर के, वो यहाँ है नहीं, वो जैसे ही आएंगे 1 या 2 दिन में उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप बेफिक्र रख के आप तैयारी कीजिए, आपको उनकी क्लास जरूर मिलेगी। देखिए फिर ये देशांतर की परिभाषा हो गई। अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो पृथ्वी पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। मैं दोनों लाइनें रिपीट कर रहा हूं कि पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है, और पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इसमें भी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब देखिए आप, अब इसमें अगर मैं ये देखूं कि राजस्थान कहां पर स्थित है, तो अगर मैं देशांतर की बात करूं तो देशांतर से देखें तो राजस्थान की स्थिति थोड़ी सी यहां पर दिखाई देती है हमें, राजस्थान इस जगह पे स्थित है देशांतर के अकॉर्डिंग। और अगर मैं अक्षांश के अकॉर्डिंग बात करूं तो राजस्थान की स्थिति हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब समझना एक बार आप देखो, जो ये देशांतर मैंने यहाँ पर डिनोट किया, यहाँ पर जो ड्रॉ किया मैंने देशांतर, ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये वाला भाग तो हो गया पृथ्वी का पश्चिमी भाग, और ये वाला भाग हो गया पृथ्वी का पूर्वी भाग। देखो इसको क्या बोलते हैं, जैसे पृथ्वी को मैंने अध्ययन के आधार पर गोल मान लिया, हालांकि पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं होता है, पृथ्वी का आकार कुछ अलग प्रकार का होता है, अपन पढ़ेंगे जब पृथ्वी को ढंग से पढ़ेंगे। तो गोले को अगर मैं आधे भाग में बांट रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, गोले का आधा भाग यानी गोलार्ध, गोला प्लस अर्ध गोलार्ध। तो गोलार्ध के 2 भाग बन गए, जो पश्चिम में है पश्चिमी गोलार्ध, जो पूर्व में है वो पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर के आधार पर जो राजस्थान स्थित है वो कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। ये कौन सा गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। देशांतर के आधार पर जो राजस्थान की स्थिति है वो है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, वो पश्चिमी गोलार्ध रह गया। वैसे ही अक्षांश भी बांट रहा है, लगभग 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रहा है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। 2 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। अगर मैं अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति देखूं तो उत्तरी गोलार्ध प्राप्त हो रही है। अक्षांश के आधार पर अगर मैं राजस्थान की स्थिति देखूं तो कौन सी स्थिति प्राप्त हो रही है, हमें उत्तरी गोलार्ध प्राप्त हो रहा है। अब अगर मैं इन अक्षांश को, इन देशांतर को एक ही डायग्राम में डिनोट करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देशांतर और ये अक्षांश। मैंने जो राजस्थान की स्थिति बनाई थी, क्या मैंने यही स्थिति बनाई थी राजस्थान की? राजस्थान को हमने यही डिनोट किया था, यही किया था, यस यही हमने डिनोट किया था राजस्थान को ना। देखो ये भी आए हैं और ये भी आए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सी स्थिति है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इस लोकेशन पर स्थित है राजस्थान। किसके आधार पर? आप इसको विश्व के आधार पर भी बोल सकते हो
या आप इसको अक्षांश और देशांतर के आधार पर भी बोल सकते हो। ये जो मैंने यहां पर लाइन लिखी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसको याद रखना। जब हम इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे तब ये बात बार बार आएगी, और इसी से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसको एक बार वहां ध्यान से देखेंगे अपन ना, ये कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी। मैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार पढ़ाऊंगा, तब एक बार फिर से मैं याद दिला दूंगा। ये तो मैंने अक्षांश और देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति बताई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर मैं भारत के आधार पर राजस्थान की स्थिति बताऊं कि जो भारत के आधार पर राजस्थान कहाँ स्थित है वो देखा जाए, तो भारत के आधार पर राजस्थान की स्थिति आपको मिलेगी। देखते हैं कहाँ मिलेगी, है ना, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, फिर भी धीरे देखो। जो राजस्थान हमारा स्थित है वो यहाँ पर स्थित है। राजस्थान की स्थिति कुछ ऐसी है। तो भारत के आधार पर राजस्थान स्थित है उत्तरी पश्चिमी दिशा में। राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पश्चिमी, किसके आधार पर, भारत के आधार पर। विश्व के आधार पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या अक्षांश देशांतर के आधार पर बोल दो आप। अगर आप भारत के आधार पर बोलते हो तो फिर आप उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध बोलो, ठीक है। ये तो हमने इसकी स्थिति देख ली कि कहां कहां पर यह स्थित है। अब एक को पढ़ते हैं ना, पहले हम अक्षांश के बारे में देखेंगे और फिर देशांतर के बारे में देखेंगे। देखो आप समझना, एक बार मैं कुछ चीज दिखाता हूं फिर उसको डिटेल से करेंगे। इधर देखना, पहले मैं अक्षांश के वो लेके चल रहा हूं, फिर अपन देशांतर के बारे में देख लेंगे। जैसे ये एक अक्षांश हो गया, और ये कुछ अक्षांश हो गए। देखना, इन अक्षांशों को जो नाम दिया गया है वो डिग्री के फॉर्म में दिया गया है, अलग अलग डिग्री बोला जाता है इन अक्षांशों को। तो जो सबसे मध्य वाला अक्षांश है उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। डिग्री के फॉर्म में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऊपर चलोगे तो वो भी वही चलता रहेगा, और नीचे चलोगे तो 90 डिग्री तक चलता है। ऊपर भी 90 डिग्री और नीचे भी 90 डिग्री तक चलता है। वैसे ही इसमें देशांतर भी रहेंगे। एक देशांतर ये रहा, और देशांतरों का नाम भी इसी आधार पर दे रखा है। सॉरी थोड़ा टेढ़ा बन जाए तो, है ना। इधर देखना, एक बार समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, कोई ड्राइंग का कंपटीशन थोड़ी खेल रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहा हूँ। इधर देखना एक बार। अब देखो आप, इसमें जो हम बेसिक बात करें कि कैसे क्या रहेगा। अब अगर राजस्थान जैसे मान लो यहाँ पर स्थित है, मान लो क्या है से यहाँ पर स्थित है ना, तो राजस्थान जहां से शुरू हो रहा है वहां पर कोई ना कोई अक्षांश होगा। राजस्थान जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर भी कोई ना कोई अक्षांश होगा, डेफिनेटली बात है, होगा ही सही। जैसे मान लो अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर कोई अक्षांश है, यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ पर कोई अक्षांश है। वैसे ही देशांतर भी होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राजस्थान तो यहाँ पर भी कोई देशांतर होगा। यहाँ से अगर राजस्थान स्टार्ट हो रहा है तो खत्म हो रहा है तो यहाँ पर भी कोई देशांतर होगा, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं, ये वाला कहलाता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और ये वाला कहलाता है राजस्थान का देशांतरी विस्तार। और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उन चीजों को देखते हैं वो कैसे कैसे है, कौन कौन से अक्षांश है, कौन कौन से अक्षांश नहीं है। एक मैं कच्चा चित्र बनाता हूं पहले राजस्थान का ना, अपन डिटेल से पढ़ेंगे, आपको भी डायग्राम बनाना सिखा दूंगा मैं। लोग बाग डरते हैं राजस्थान के डायग्राम से, बट हम अच्छे से बनाएंगे ना। एक बार कच्चा चित्र बना के समझा रहा हूं आपको। सपोज करो ये अपना राजस्थान है, राजस्थान का प्रारंभ यहां से हो रहा है, ये राजस्थान का प्रारंभ हो रहा है मान लिया, और राजस्थान का एंड यहां पर हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ना कोई तो अक्षांश होगा जहां से राजस्थान प्रारंभ हो रहा है, और कोई ना कोई अक्षांश होगा जहां पर राजस्थान खत्म हो रहा है। तो वो जो कोई ना कोई अक्षांश था जहां से राजस्थान प्रारंभ हो रहा है, उस अक्षांश का नाम है 23 डिग्री और 3 मिनट। देखिए ये जो साइन है ये है साइन डिग्री का, ये जो साइन है ये साइन है मिनट का। कोण के अलग अलग मात्रक होते हैं ना, और ये जो साइन है वो है सेकंड का। ये अपने आगे काम आएंगे, भी समझाऊंगा कहां काम आएंगे। तो ये जो अक्षांश है इसका नाम है 23 डिग्री 03 मिनट। कहां तक चला ये, ऊपर जो अक्षांश आएगा उसका नाम है 30 डिग्री और 12 मिनट। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री और 12 मिनट तक ये कह रहा है अपना अक्षांश विस्तार है। लेकिन ये अभी तक अधूरा अक्षांश है,
अगर हम दिशा की बात करें तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। मैं इसका नाम दे रहा हूं, है ना। इसको बोलते हैं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण अक्षांश नहीं, यहां पर भी उत्तरी अक्षांश ही आएगा, यहां पर भी उत्तरी अक्षांश ही आएगा माय डियर, क्योंकि इसका एक रीजन है। मैं बताता हूं आपको इसका रीजन क्या है। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात ये वाली बात थी, है ना। मैंने कहा था ना कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का नाम याद रखना। इसका रीजन है कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान तो केवल इस वाले पार्ट में स्थित है, राजस्थान नीचे वाले भाग में नहीं आया। अगर राजस्थान ऐसे स्थित होता तब तो मैं वहां पर लिख सकता था कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश, लेकिन चूंकि राजस्थान ऊपर है इस 0 डिग्री के, इसलिए हमने यहाँ क्या नहीं लिया? दक्षिण नहीं लिया। उत्तरी गोलार्ध में है तो दोनों जगह उत्तरी उत्तरी ही आएगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब राजस्थान की प्रारंभ हो रहा है वहां से, तो हमने कह दिया कि हमें वहां पर ये कहा कि हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना उसमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि जो आप लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, बट इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी ना। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा शायद, है ना, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इधर देखो, अब राजस्थान यहां से प्रारंभ हो रहा है, तो यहां पर कोई स्थान तो होगा, कोई जगह तो होगी भाई, जहां से प्रारंभ हो रहा कोई जगह तो होगी कि हाँ कोई जगह होनी चाहिए। हाँ, तो यहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है कोणा, गांव का नाम है कोणा, और जो इसका जिला है उस जिले का नाम है श्रीगंगानगर। कोणा गांव है और श्रीगंगानगर जिले का नाम है। ये तो हमने स्टार्टिंग कर दिया। अब अगर हम लास्ट में चले, नेक्स्ट अंतिम बिंदु पर आए, इसके अंतिम सीमा पर आए, तो यहां पर भी कोई जगह तो होनी चाहिए भाई। अगर स्टार्टिंग में कोई जगह थी जहां से राजस्थान प्रारंभ हो रहा है, तो राजस्थान की बाउंड्री जहां खत्म होगी दक्षिण में, वहां पर भी तो कोई स्थान होना चाहिए। यहां पर भी स्थान है। यहां पर जो स्थान है उसका नाम है बोरकुंड। देखिए आप ना, बोरकुंड है ये। अब मुझे एक बात बताओ, हम अपने घरों में रहते हैं, तो घर में रहते हैं तो हमारे घर का सबसे जो निचला पॉइंट होता है वो क्या रहता है? पानी के लिए हौद बनाते हैं, कुंड बनाते हैं पानी के लिए, जिसमें टैंक पानी डाला जाता है। तो अपना सबसे घर का निचला बिंदु क्या है? कुंड। कुंड बोल दो हिंदी में, तो कुंड होता है। तो इसी प्रकार से राजस्थान का जो सबसे निचला पॉइंट है वो भी क्या है? कुंड है। कौन सा कुंड है? बोरकुंड है। बोरकुंड कौन से जिले में स्थित है? बोरकुंड स्थित है बांसवाड़ा में। बोरकुंड कौन जिले में स्थित है? बोरकुंड है बांसवाड़ा में। बात क्लियर? यहां तक हमने देखा कि उत्तरी अक्षांश कहां से प्रारंभ हो रहा है? 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो उत्तर में जगह स्थित है वो है कोणा श्रीगंगानगर, और दक्षिण में जो जगह स्थित है वो है बोरकुंड बांसवाड़ा स्थित है। अगर एक बात बताओ मुझे, मैंने यहां से बाइक उठाई कोणा श्रीगंगानगर से, बाइक उठाकर मैंने मेरी यात्रा प्रारंभ की और मैं पहुंचा बोरकुंड बांसवाड़ा। कोणा श्रीगंगानगर से अगर मैं बोरकुंड बांसवाड़ा पहुंचा तो मैंने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? अगर मान लो मैं कोणा श्रीगंगानगर से बाइक उठाकर कहां चला, मैं बोरकुंड बांसवाड़ा तक चला, तो मैंने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? वही क्या होगी? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी। कोई बता रहा है क्या? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी। देखिए इधर, जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण वाली। ये तो इसकी दूरी के रूप में है कि उत्तर से दक्षिण में इसकी दूरी कितनी है। अगर आपसे भारत का राजस्थान का अक्षांश से विस्तार पूछे कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है, तो इसमें से आप इसको घटा देंगे तो आपके राजस्थान का अक्षांश से विस्तार आ जाएगा। तो इसमें से 100 घटाओगे तो कितना आएगा?
7 डिग्री और 8 मिनट, सॉरी 9 मिनट है ना, 7 डिग्री और 9 मिनट आ जाएगा। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। सारी बात बता रहा हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। सबसे उत्तर में इसका जो सीमा है वो श्री गंगानगर का एक गांव पड़ता है कोणा, और जो दक्षिण में इसका वो पड़ता है गांव पड़ता है वो है बोरकुंड, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। वो इसका कहां से पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। और अगर हम इसकी उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की इसकी जो दूरी है वो है 826 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की दूरी। लेकिन क्वेश्चन अगर अक्षांश से विस्तार के तौर पे पूछे कि राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है वो कितना है, तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है वो हम इसमें से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश को अगर माइनस कर देंगे तो अक्षांश से विस्तार आ जाएगा, और वो अक्षांश से विस्तार आएगा अपना 7 डिग्री 09 मिनट। ठीक है, बात क्लियर, सारी बातें क्लियर हो चुकी है ना। और इससे इतने ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं आपको। देखिए आप, एक मैंने आपको यहां पर 0 डिग्री बताया था ना, तो 0 डिग्री के बाद इसको तो हम अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब देखते हैं कि इस 0 डिग्री को बोलते हैं अपन विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये कभी डिटेल से पढ़ेंगे कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसका नाम क्यों रखा गया है, बट इसका नाम होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के जस्ट हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहां तक आओ ना, तो यहां पर एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। इसका नाम है 23.5 डिग्री। ये डिग्री के फॉर्म में दे रखा है, बट इसको ज्योग्राफी में अध्ययन के रूप में एक नाम दे रखा है हमने, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है कर्क रेखा। इससे हमें काम है, इससे क्या काम है कि देखो कितनी थी, मैं जैसे 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो आधे डिग्री में कितने हो जाएंगे 30 मिनट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 23 डिग्री और 30 मिनट, 23 डिग्री और 30 मिनट। अब इधर आओ, यहां पर राजस्थान कहां से प्रारंभ हो रहा है, 23 डिग्री और 3 मिनट से। क्या वो वाला 23 डिग्री 30 मिनट यहां पर आएगा, 23 डिग्री 30 मिनट यहां पर आएगा? अगर 23 डिग्री और 30 मिनट यहां पर आ रहा है तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। उन 2 जिलों के नाम है, एक का नाम है बी और एक का नाम है डी। क्या नाम है? बीड़ी। बीड़ी पीने वाली बीड़ी नहीं, इधर देखो, बी है, बी से तो हो गया बांसवाड़ा। डी का मतलब क्या है? बांसवाड़ा। और यहां पर जो डी का मतलब है वो है डूंगरपुर। डी हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन दोनों जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। अब थोड़ी बहुत बातें इनके बारे में वो बात देखते हैं अपन, है ना। जो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? एक पॉइंट ये, तो इसकी टोटल लेंथ होती है 26 किलोमीटर। कितनी होती है? 26 किलोमीटर। इस कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर है वो कौन सा शहर है उसके बारे में देख लेते हैं। इस कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है कुशलगढ़। बांसवाड़ा में स्थित एक शहर है कुशलगढ़, जो सबसे नजदीक है इस कर्क रेखा के। 26 किलोमीटर टोटल लेंथ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। इसके सबसे निकटतम कोई शहर है तो कौन सा है? कुशलगढ़ है। कौन सा शहर है? कुशलगढ़ है। शाबाश अभिषेक मीना, कुशलगढ़ बता रहे हो, 26 किलोमीटर बता रहे हो। बांसवाड़ा डूंगरपुर, बहुत अच्छे, आप पढ़ते हो मतलब है। आपने सारे आंसर दिए। बोरकुंड, बांसवाड़ा, नॉर्थ साउथ 826, ईस्टर्न, अरे ईस्टर्न वेस्ट तो हम पढ़ेंगे ना अपन, उसको देशांतर में देखेंगे डिटेल से, देशांतर विस्तार पढ़ेंगे ना तब उसको डिटेल से देखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये वो तो होगी ना। अब 26 किलोमीटर यहाँ से हो गए, 2 जिलों से गुजरती है। सारी बातें याद रखना, इसी में से ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं और सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं और हमें नॉलेज नहीं रहती तो हम उनको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। ये हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, है ना। अक्षांशीय विस्तार के बारे में मैंने डिटेल से सारी बातें देखी है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो इसका देखेंगे देशांतरी विस्तार, कि राजस्थान के देशांतरी विस्तार के बारे में
क्या क्या बातें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, मैं एक बार नॉर्मल सा चित्र बना रहा हूँ, आप ये मत सोचना सर ये क्या बना रहे हो, है ना, ऐसा नहीं सोचना। हम बनाएंगे इसको डिटेल से, ढंग से देखेंगे कैसे राजस्थान का नक्शा बनाते हैं, आपको भी सिखाऊंगा, है ना, कैसे बनाते हैं राजस्थान का मैप। इधर देखिए, अभी हमने क्या देखा था, अक्षांश विस्तार देखा था। अब हम बात करेंगे देशांतर विस्तार की। आप लोगों को पता ही है देशांतर रेखा कौन सी होती है, हाँ वही खड़ी वाली रेखा देशांतर रेखा होती है। मैंने डेफिनेशन बोली थी, कौन कौन सी डेफिनेशन होती है आपको पता ही होगा। इधर देखिए आप, राजस्थान की सीमा यहां से शुरू हो रही है तो यहां पर एक देशांतर होगा। राजस्थान की सीमा यहां खत्म हो रही है तो यहां पर भी एक देशांतर होगा, डेफिनेटली होगा, और होना भी चाहिए अगर सीमा शुरू हो रही है खत्म हो रही है तो यहां पर जो देशांतर है उसको नाम दे रखा है 69 डिग्री और 30 मिनट। यहां पर देशांतर का नाम क्या दे रखा है, 69 डिग्री और 30 मिनट। यहां पर जो देशांतर है उसको हमने बोल रखा है 78 डिग्री और 17 मिनट। 78 डिग्री और 17 मिनट हमने यहां पर उसको बोल रखा है। अब देखिए, ये दिशा हो गई पश्चिम, यहां लिख रहा हूं मैं पश्चिम दिशा, ये हो गई पश्चिम और ये दिशा हो गई पूर्व। इतना तो आपको आता ही होगा, इतना तो सोच सकता हूं मैं, आता होगा आपको। आगे चलो देखो ना, मैं इसका एक नाम दे रहा हूं 69 डिग्री, यहां से जाओ ना, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान का विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर है। नहीं, इसका भी आंसर क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर। जो मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों जगह उत्तरी उत्तरी क्यों आया था, वही रीजन है कि यहाँ पर दोनों जगह पूर्वी पूर्वी क्यों आ रहा है, क्योंकि जो राजस्थान की स्थिति है अक्षांश और देशांतर के आधार पर वो कैसी है, वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। इसलिए दोनों जगह क्या आता है, पूर्वी पूर्वी आता है ना। वहां पर भी पूर्वी आ रहा था और यहाँ पर भी वहां पर उत्तरी आ रहा था और यहाँ पर क्या रहा है, दोनों जगह पूर्वी आएगा। अब जैसा हमने उसमें देखा था कि जो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश विस्तार था उसमें पहली सीमा कौन सी शुरू हो रही थी और दूसरी सीमा कौन शुरू हो रही थी, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखेंगे कि इसमें जो पहला स्थान है वो कौन सा आ रहा है और अंतिम स्थान कौन सा आ रहा है। अगर हम इसके पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा पर जहां से प्रारंभ होता है वहां पर एक गांव है कटरा। कौन सा गांव है, कटरा गांव है, कटोरा नहीं है, कटरा है ना। कटरा यहां से प्रारंभ होता है और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो जैसलमेर आता है। कहीं कहीं बुक्स में इसकी तहसील भी दी रहती है ना, पर तहसील याद रखो या मत रखो कोई इशू नहीं है, आप जिला याद रखना ना। जिला है जैसलमेर और गांव का नाम याद रखना। तो जैसलमेर का सम तहसील का जो जिला है वो है कटरा। ये इसके पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अगर मैं इसकी पूर्वी सीमा की बात करूं तो इसकी जो पूर्वी सीमा पर गांव स्थित है उसका नाम है सिलाना। गांव का नाम क्या है, सिलाना। और जो जिला है उस जिले का नाम है धौलपुर। गांव है सिलाना और जिले का नाम है धौलपुर। हमने देखा था कि राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित है कोणा, जो कि श्री गंगानगर का गांव था, और सबसे दक्षिण में स्थित था क्या, बोरकुंड, जो कि बांसवाड़ा का गांव था। उसी प्रकार से हमने देखा कि सबसे पश्चिम में जो गांव है वो है कटरा, जो कि जैसलमेर का है, और सबसे पूर्व में जो गांव है वो है सिलाना, जो कि धौलपुर का है। अब दूसरी बात, अगर मान लो मैंने यहां से बाइक उठाई और मैंने यात्रा करना प्रारंभ किया और यात्रा करता 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 पहुंच गया मैं सिलाना धौलपुर पहुंच गया, तो सिलाना धौलपुर पहुंचा तो बताओ कि मैंने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है। अगर मैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक गया हूं तो मैंने टोटल कितने किलोमीटर की दूरी तय की है। शाबाश, बहुत अच्छे आंसर तुरंत आ रहे हैं। तो मैंने दूरी तय की है 869 किलोमीटर की। कितनी दूरी तय की है मैंने, 869 किलोमीटर की। पहले कितनी की थी, पहले दूरी तय की थी मैंने 826 किलोमीटर की, और अब दूरी तय कर ली मैंने 869 किलोमीटर की। तो पहले वाली तो थी इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और यह है इसकी पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 869 किलोमीटर। पहले मैंने देखा था कि भारत का सॉरी राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार था वो था 7 डिग्री और 9 मिनट। तो उसी प्रकार से
जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है वो कितना होगा, तो हम इसमें से उसको सिंपल सा माइनस कर लेंगे, इसमें से क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो आपसे सारी भी माइनस नहीं हो पाएगी, क्योंकि 17 में से 30 तो जाता ही नहीं है, तो इधर उधार लेंगे, उधार लेके वो सब चीज देखेंगे, तो इसका फाइनली जो कंक्लूजन रहता है आप करके देख लेना चाहिए से 78 डिग्री और 17 मिनट, इसको माइनस करना है 69 डिग्री और 30 मिनट से, है ना, थोड़ा दिमाग लगा, आपकी मैथ तो वैसे अच्छी होगी सही। इसका आंसर रहता है 8 डिग्री और 47 मिनट, इसका अक्षांश विस्तार कितना रहता है 8 डिग्री और 47 मिनट, उसका कितना था, उसका था 7 डिग्री और 09 मिनट, ये अक्षांश विस्तार था और ये देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट। ठीक है, चले आगे। अब एक बात और देखते हैं, चलो पहले मैं उसके बारे में समझा देता हूं कुछ, फिर हम इसमें एक बात और देखेंगे। देखो जो देशांतरी रेखा है ना, इन देशांतरी रेखाओं को हम समय और तिथि रेखा भी कहते हैं, समय एवं तिथि रेखा भी कहते हैं, समय एवं तिथि रेखा, क्योंकि पृथ्वी पर हम इन्हीं देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही टाइम और डेट निकालते हैं, किसी जगह की समय और तिथि निकालते हैं, तो इन्हें समय एवं तिथि रेखा कहते हैं। किस आधार पर हम तिथि निकालते हैं उसको देखते हैं ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखना ढंग से। हालांकि मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो मैं नहीं करने बैठ रहा यहाँ पर, मैं आपको सिंपल सा डायरेक्टली बता रहा हूं कि अगर आप 1 डिग्री देशांतर को पार करते हो तो आपको टाइम लगता है 4 मिनट का। अगर आप 1 डिग्री देशांतर को पार करते हो तो आपको टाइम लगता है 4 मिनट का, और अगर आप 1 मिनट देशांतर को पार करते हो तो आपको टाइम लगता है 4 सेकंड का। ये मिनट अलग है, वो मिनट अलग है, वो टाइम की इकाई है, समय की इकाई है, और ये कोण की इकाई है, डिग्री है ना, मिनट और डिग्री वाला। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है। अब उसको हम इधर लाते हैं ना, जैसे मान लो अगर सिलाना धौलपुर में सूर्य उदय हो रहा है सुबह के 6 बजे, कितने बजे सूर्य उदय हुआ है, सुबह के 6 बजे, तो माय डियर मुझे आप बताइए कि कटरा जैसलमेर में कितनी बजे सूर्य उदय होगा। अगर सिलाना धौलपुर में सुबह के 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो कटरा जैसलमेर में कितनी बजे सूर्य उदय होगा, कैसे निकलेगा, ट्राई करते हैं देखिए। अगर मैं सिलाना धौलपुर से लेकर अगर जैसलमेर तक चलता हूं, कटरा तक, तो मेरे देशांतरीय विस्तार का अंतर आता है 8 डिग्री और 47 मिनट का। इतने का है, मैंने लिखा था अभी 8 डिग्री 47 मिनट का। मुझे एक बात और याद है, कौन सी बात याद है, कि अगर मैं 1 डिग्री देशांतर पार करता हूं तो मुझे टाइम लगेगा 4 मिनट का। पता है अपन को बात, ठीक है। अगर 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहे हैं तो 8 डिग्री में कितने मिनट लगेंगे, 32 मिनट, 8 चौका 32, तो मुझे टाइम लगेगा 32 मिनट, है ना। अभी तक रुक जाओ, अभी तक अपने आंसर नहीं आए हैं, अभी तक आंसर बाकी है, क्योंकि यहाँ पर 47 मिनट भी है। अब देखो, अगर 1 मिनट देशांतर को आप पार करते हो तो आपको टाइम लगता है 4 सेकंड का। कितना लगता है, 4 सेकंड का। अगर आप 47 मिनट को पार करोगे तो आपको टाइम कितना लगेगा, तुमको मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कितना हो जाएगा 188, 188 होगा, 7 चौक 28, देखो मैथ थोड़ी कमजोर है अपनी, है ना। 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 4 16 188, है ना। तो ये हो गई 188 सेकंड, यानी कि 3 मिनट और 8 सेकंड, 3 मिनट तो 32, यानी कुल मिला के हमको यहाँ पर टाइम लगेगा 35 मिनट और 8 सेकंड का, 35 मिनट और 8 सेकंड का। यानी कि अगर सुबह के 6 बजे सिलाना धौलपुर में सूर्य उदय हो रहा है तो ये डेफिनेटली बात है कि कटरा जैसलमेर में जो सूर्य उदय होगा वो 6:35 और 8 सेकंड पर होगा, 6:35 और 8 सेकंड पर यहां पर सूर्य उदय होगा। तो कुल मिला के जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो बात यह है कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, इन दोनों के मध्य जो समय अंतराल है वो समय अंतराल है 35 मिनट और 8 सेकंड का। कितना अंतराल है,
35 मिनट और 8 सेकंड का। कैसे निकला मैंने बता दिया आपको कि अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस 8 डिग्री और 47 मिनट का है, 8 डिग्री और 47 मिनट का है, तो हमें पहले एक बात पता है कि 1 डिग्री में पार करने में 4 मिनट लगेंगे, 1 मिनट को पार करने में 4 सेकंड लगेंगे। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास टाइम आया और टाइम को मैंने कन्वर्ट कर दिया। हाँ, यहाँ इशू आया हो तो देख लेना एक बार। 47 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया था, 188 आंसर आए थे, तो शायद 180 सेकंड में 3 मिनट होते हैं, 36 18 3 मिनट होते हैं, तो 32 में 3 जोड़ दिए 35 और 8 सेकंड बची थी 8 आ गया, है ना। तो 35 मिनट और 8 सेकंड आंसर रहेगा इसका। अब देखिए, है ना, थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैं आपको और सिखा रहा हूं, समझना उसको। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान है, प्यारा सा तो नहीं है, बहुत अच्छा है, ये प्यारा सा बना रहा हूं मैं ना। इसमें मैंने 2 चीज बनाई थी, एक तो ये वाली चीज थी और एक ये वाली थी ना। ये तो है क्या, देशांतर, और ये है अक्षांश। तो ये भारत के सॉरी राजस्थान के मैंने बीच में 2 लाइनें खींची और मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, ये वाला मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालकर मैंने ट्राई किया कि यार यहाँ पर कोई जगह तो होगी भाई, एकदम भारत के राजस्थान के मध्य की बात करें तो भारत के सॉरी राजस्थान के मध्य में कोई जगह तो होगी, कोई गांव तो होगा, हाँ नो डाउट होना चाहिए गांव तो। लेकिन जब हम पुराने अध्ययन करते हैं, उन पुराने अध्ययनों के माध्यम से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो डेटा प्राप्त हुए हैं, उन डेटा की बात करें तो यहां पर नो डाउट डिस्ट्रिक्ट तो एक मिला था हमें, नागौर। राजस्थान का सबसे मध्य का डिस्ट्रिक्ट है नागौर। नागौर का जो पुरानी स्टडी थी उसके आधार पर अगर हम मध्य का गांव देखते हैं तो एक गांव मिलता है हमें लापोलाई। लापोलाई नाम का हमें गांव प्राप्त होता है, जो मध्य गांव कहलाता है राजस्थान के लिए, मध्य गांव है ना। लेकिन जो अंतरिक्ष सर्वे होता है, उस अंतरिक्ष सर्वे के आधार पर हमने देखा, सैटेलाइट सर्वे के आधार पर जब हमने देखा कि राजस्थान का मध्य का गांव कौन सा है, तो नो डाउट राजस्थान का मध्य का गांव भी यही आया था, सॉरी नागौर में आया था। और नागौर में जो गांव था उस गांव का नाम है गगराना। गगराना नागौर इसका मध्य गांव आया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके आधार पर आपको आंसर करना होगा। अगर सिंपल सा पूछे कि राजस्थान का मध्य का गांव कौन सा है तो आप कर दोगे लापोलाई। और अगर आपको ये पूछे कि सैटेलाइट सर्वे के आधार पर राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, तब माय डियर आपको करना रहेगा गगराना, तब आंसर आपका गगराना रहेगा। और अदरवाइज आपका आंसर क्या रहेगा, लापोलाई आपका आंसर रहेगा। यस, NH 81 से गुजर रहा है, एकदम शानदार। तो ये हो गया इनके मध्य का गांव। हमने राजस्थान का अक्षांश विस्तार देखा, कितना है, कहां से कहां तक फैला हुआ है, कितनी दूरी है, कितनी क्या नहीं है। हमने राजस्थान का देशांतर विस्तार देखा, एक बार 2 मिनट में इसको जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार देखा था उसका रिवीजन करते हैं। देखना, मेरे साथ आओ दोबारा ना। हमने इधर देखा था कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री और 03 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका जो सबसे उत्तर का गांव देखा था हमने वो कोणा देखा था, जो श्री गंगानगर जिले में स्थित है। और सबसे दक्षिण का यानी सबसे नीचे का जो गांव देखा था वो था बोरकुंड, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बाद हमने देखा था कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई है वो थी 826 किलोमीटर, हमने ये देखी थी। और इसके अलावा हमने ये चीज देखा था कि जो भारत राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश था। इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जिसमें एक है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। इन दोनों के बारे में देखा था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसकी जो टोटल लेंथ देखी थी वो थी 26 किलोमीटर। और ये इसके सबसे निकटतम कोई हमने जो शहर देखा था वो था कुशलगढ़। ये सारी बातें हमने की राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अगर फिर हमने शुरू किया था राजस्थान का देशांतरी विस्तार, तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसका सबसे पश्चिम में जो कोई गांव है वो है कटरा जैसलमेर में। इसका पूर्व में जो सबसे गांव है अंतिम वो है सिलाना धौलपुर में।
हमने इन दोनों के मध्य की जो दूरी देखी थी, पश्चिम से पूर्व की दूरी, वो थी 869 किलोमीटर। हमने इसका जो देशांतरी विस्तार देखा था राजस्थान का, वो देशांतरी विस्तार था कितना, 8 डिग्री और 47 मिनट, ये देखा था। फिर हमने देखा था कि इसका जो सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर और इसका जो सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, इन दोनों के मध्य कितना समय अंतराल है, हमने अक्षांशीय विस्तार से निकाला था और वो कितना आया था, 35 मिनट और 8 सेकंड आया था। ठीक है, तो हमने ये सब बातें देखी थी। एक बात और याद रखना कि जो देशांतरी रेखाएं होती है उन्हें हम समय और तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक हमने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में देखा था और एक हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में देखा है। स्थिति में हमने अक्षांश भी कवर किए है और देशांतर भी कवर किया है। तो हम कल जो पढ़ेंगे इसमें वो एक टॉपिक बचा है राजस्थान का विस्तार, उसमें हम उसका क्षेत्रफल देखेंगे, उसकी हम आकृति देखेंगे, उसकी सीमाएं देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ देखेंगे, जो हम कल वाले सेशन में कवर करेंगे। डेली शाम को 6 से 7 आपकी इसी चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी क्लास होगी। आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको आपके सारे टॉपिक जो कवर करवाएंगे। आप बस पढ़ते रहिए और शानदार नोट्स बनाते रहिए, और कोई डाउट हो वो पूछना। आपको अभी कहीं नहीं जाना है, अभी आपकी 7 बजे दीपक सर कला और संस्कृति की क्लास लेंगे, उसमें वो आपको दुर्गों के, है ना, स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे, जो या तो किसी एग्जाम में आ चुके हैं या किसी एग्जाम में आने की संभावना है। वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे और बेहतरीन तैयारी के साथ करवाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद आपका, इतनी देर से आप मेरे को झेल रहे थे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मिलेंगे अपन कल। ठीक है, नमस्ते।